ठीक। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते। जैसे हम लोग अपना चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं क्लास 10 का। अब चूंकि ये चैप्टर जो हमारा चैप्टर है सोशल साइंस का, डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी, ये आपके सीबीएसई बोर्ड में, आईसीएसई बोर्ड में और एएमयू बोर्ड में हट चुका है। लेकिन मैं पढ़ा इसको इसलिए रहा हूँ कि हो सकता है कि शायद इससे एएमयू में क्लास 11 में कोई क्वेश्चन पूछ लेता है। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नेम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, पढ़ना क्या इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है इसके अंदर कि भारत की डेमोक्रेसी कैसे होती है और भारत के अंदर डाइवर्सिटी कैसे होती है। मींस अनेकता में, जो पिछली क्लासेस में मैंने आपको रिवाइज किया था, मैं हल्का तो दोबारा रिवाइज कराता हूँ यहाँ पर कि डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी हम देखते हैं कि हमारे भारत के अंदर बहुत सारी जगहों पर क्या कहते हैं, कास्ट से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड बड़ी मात्रा में लड़ाइयां होती है। और हम ये भी देखते हैं कि हमारे भारत के अंदर इन चीजों को लेकर आज भी काफी मात्रा में लोगों के बीच में झगड़ा रहता है। लेकिन हम बात करें श्रीलंका की, अगर हम बात करें सोनालीज और तमिलियंस की, बेल्जियम की बात करें हम लोग, फ्रेंच एंड डच की, और बात करें अगर हम लोग अमेरिका की, ब्लैक एंड व्हाइट्स की, तो वहां भी बड़ी मात्रा में इस बात को लेकर झगड़ा था, जिसको इन लोगों ने अपनी मीटिंग के साथ आपस में मिल बैठकर कंप्लीट किया। मैंने कल आपको फोटो दिखाया था कल वाली वीडियो में कि यहाँ पर 3 लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 ब्लैक्स हैं और एक व्हाइट है। मुमकिन है कि ये बंदा अमेरिकन नहीं हो सकता, ये हो सकता है अमेरिकन हो, लेकिन ये दोनों अमेरिकन है, जैसा कि हमारी किताब में लिखा हुआ है, दे आर द अमेरिकन ब्लैक पीपल्स। ये कौन लोग थे? दे आर द अमेरिकन ब्लैक पीपल। इन लोगों ने ओलंपिक गेम में अपने जीत के बाद अपने हाथ में संविधान रखकर और ब्लैक कलर के सॉक्स पहनकर अपने अपने हाथ ऊपर करके दिखाने की कोशिश की कि अमेरिका के अंदर कालों के साथ बहुत बुरा भेदभाव किया जाता है। दूसरी बात, ये जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है आपको, ऑस्ट्रेलियन, इस व्यक्ति ने भी ह्यूमन राइट्स कमीशन का बैच अपने हाथ में बांधकर, एक बैंड अपने हाथ में लगाकर दिखाने की कोशिश की दुनिया वालों को कि ह्यूमन राइट्स कमीशन, आप भी देख लीजिए कि अमेरिका के अंदर काले गोरे का भेदभाव किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज की हमारी हेडिंग है वो है ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ना हम लोग इसमें? ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस। देयर आर ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंसेस इन सोसाइटीज। Differences in societies. Number 1, when social differences overlap with each other, they become social division. Social differences overlap when one community, apart from facing discrimination, is denied economic benefits and education and thus remain backward. अभी देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर जो सोसाइटियां काफी मात्रा में पैसे वाली या आबादी में ज्यादा है, तो वो छोटी बिरादरियों को अपने अंडर कर लेती है। ठीक है बच्चों, मतलब क्या है कहने का मेरा कि हमारे देश में देखा जाता है कि जो बड़ी बड़ी जातियां होती है, बड़े बड़े पैसे वाले लोग होते हैं, वो लोग छोटी जाति वालों को, छोटे पैसे वालों को अपने अंडर में कर लेते हैं। इसे बोलते हैं ओवरलैप कर लेना। मींस कि एक दूसरे के ऊपर जबरदस्ती अपनी बादशाह दिखाना। एन एग्जाम्पल ऑफ ओवरलैपिंग सोशल डिफरेंसेस वाज द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट इन अमेरिका। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि ओवरलैपिंग की जो मिसाल है वो है ब्लैक एंड व्हाइट अमेरिका में। क्या देखा हम लोगों ने इसके अंदर कि अमेरिका के अंदर जो ब्लैक पीपल्स थे, उनका काम सिर्फ और सिर्फ व्हाइट पीपल की गंदगी साफ करना होता था। लेकिन जो व्हाइट्स होते थे वो लोग इस बिहाफ पे काम करते थे कि भाई हम चूंकि हमारी चमड़ी गोरी है और हम लोग व्हाइट कलर के हैं या हम लोग ब्लैक कलर से काफी अच्छे हैं, तो हमारा काम क्या होगा? हमारा काम व्हाइट्स लोगों का गुलाम बनाना होगा, और ये जो ब्लैक लोगों को गुलाम बनाना होगा। और ये जो ब्लैक लोग थे, ये वो लोग हुआ करते थे बेचारे, जिनकी मजबूरी होती थी कि अगर इन्होंने बात नहीं मानी व्हाइट्स की, तो मुमकिन है कि इनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाइल द व्हाइट्स वर रिच एंड एजुकेटेड एंड ब्लैक्स वर पुअर एंड अनएजुकेटेड। क्या लिख रहा है इसके अंदर कि व्हाइट्स बड़ी मात्रा में पुअर एजुकेटेड थे और जो क्या कहते हैं रिच हैं वो एजुकेटेड थे, और जो ब्लैक्स हैं वो अनएजुकेटेड और गरीब होते थे। क्या होते थे वो? पुअर और अनएजुकेटेड। जबकि व्हाइट्स कैसे होते थे? रिच एंड एजुकेटेड। अब आप खुद देख लीजिए कि डिफरेंसेस यहाँ खुद दिखाई दे रहा है कि जो व्यक्ति ब्लैक होगा वो गरीब होगा और अनपढ़ भी रहेगा, लेकिन जो व्यक्ति व्हाइट होगा, जिसकी चमड़ी गोरी होगी, वो व्यक्ति पैसे वाला भी होगा, ऊपर से एजुकेटेड भी होगा। मींस कि अमेरिका के अंदर काले लोगों को पढ़ने का अधिकार भी नहीं था। और हम सब जानते हैं बिना एजुकेशन के वी कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर शिक्षा आपके पास है दैट यू कैन रीच एवरीवेयर, यू कैन गो टू द बियॉन्ड एट द एपेक्स। समझ रहे बच्चों? अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो आप रिच हो ही नहीं सकते। सीधा सीधा आंसर अगर आपके मन में यह है कि सर ऐसा हमने बहुत जगह देखा है कि बहुत से लोग पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अपार संपत्ति है, उनके पास बहुत पैसा है, तो पैसा उनके पास जरूर हो सकता है, लेकिन खर्च करने की तमीज नहीं हो सकती, उसको रखने का तरीका नहीं हो सकता, रहने सहने के तरीके नहीं हो सकते, खाने पीने के तरीके नहीं आ सकते। और मुमकिन है कि अगर पैसा है, जितनी स्पीड से कमाते हैं उसी स्पीड से गवा भी देते हैं। लेकिन एक पढ़ा लिखा व्यक्ति क्या करता है कि वो जानता है कि पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, पैसे का इस्तेमाल किस तरह करना है, किस किस जगह करना है, कहाँ कहाँ करना है, तो वो सारी चीजें एक एजुकेटेड बंदा ही जानता है। ठीक है बच्चों,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, सिमिलरली इन नदर्न आयरलैंड कैथोलिक एंड पुअर आर डिनाइड एनी एजुकेटेड educational assistant while Protestants are rich and provided एजुकेशनल असिस्टेंट। अब इसमें लग रहा है कि नदर आयरलैंड कहां पर है? ये आयरलैंड, स्कॉटलैंड कहां पर है? ये है इंग्लैंड, ग्रेट ब्रिटेन में आता है। जहां पर इंग्लैंड है, इसी की जो वास्ट एरिया है उसमें आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड आता है। तो हम बात कर रहे हैं नदर आयरलैंड की। ये वो जगह है आयरलैंड जहां से हम लोगों ने अपने संविधान में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी लिया है। ठीक है बच्चों, क्लास 9th है, चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स। ठीक है बच्चों, डेमोक्रेटिक राइट्स उसमें दे रखा है हमारे भारत के संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार है वो अधिकार हमें किस तरह मिलने चाहिए, और इसके साथ साथ दे रखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। ठीक है, बुनियादी उसूल। तो ये हमने कहां से लिए? ये हमने आयरलैंड से लिए। अब यहाँ पर कैथोलिक पुअर एंड डिनाइड एनी एजुकेशनल असिस्टेंट व्हाइल प्रोटेस्टेंट्स आर रिच। अभी कैथोलिक जो थे ये लोग थोड़ी नीची जाति के हुआ करते थे, और जो प्रोटेस्टेंट थे ये हाई जाति के हुआ करते थे। ठीक है, इन्हें आप ब्लैक बोल सकते हैं, इन्हें आप व्हाइट बोल सकते हैं। व्हाइट रिच हुआ करते थे, जबकि कैथोलिक जो होते थे ब्लैक पीपल्स ये गरीब हुआ करते थे और पुअर हुआ करते थे। नेक्स्ट, cross-cutting social differences take place when the communities are not polarized. For example, in the Netherlands, class and religion cut across each other. People of both communities, Protestant and Catholic, are rich and poor. It is not that only one community is poor, therefore the differences are cross-cutting. हमें देखते हैं कि अगर किसी जगह पर किसी कम्युनिटी में अगर कोई एक खास जाति, ये कोई एक खास बिरादरी, ये कोई एक खास कलर या ग्रीड का बंदा, ठीक है ना, अगर इंप्रूव कर रहा है गवर्नमेंट के जरिए, तो मुमकिन है कि वहां पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। समझ रहे बच्चों? अगर वहां पर इस प्रकार से चीजें बढ़ रही हैं तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए बाई चांस इस देश में इक्वलिटी है, आइदर धर्म के नाम पर, बराबरी के नाम पर, लैंग्वेज के नाम पर, कलर के नाम पर, ग्रीड के नाम पर, यहां तक के अगर क्या कहते हैं सेक्स के नाम पर भी अगर है, जिसे बोलते हैं हम लोग लिंग के नाम पर भेदभाव करना, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर, अगर किसी देश में इन चीजों को बराबर समझा जा रहा है तो मुमकिन है कि वो इन चीजों में फायदे ज्यादा हो रहे हैं, नुकसान नहीं है, और वो देश अच्छे तरीके से डेवलप कर रहा है। नेक्स्ट, it is easy to bridge cross-cutting differences. Overlapping differences are serious and then threaten the unity and diversity of a country. Migration of people in homogeneous countries, when the population of the country mostly belong to the same ethnic groups, has made societies more diversified. ये बच्चे पढ़ रहा है, ये एक वर्ड आया है, इसका मतलब जिसका मीनिंग जो लिख रहा है इथनिक, इसकी मीनिंग क्या होते होंगे? वर्ड से मीनिंग ऑफ इथनिक, नस्ली मीन्स कि भाई आपकी बिरादरी क्या है, आपकी जाति क्या है, आप किस नस्ल के हो, ठीक है ना, आपका रंग व्हाइट क्यों है, आपका कलर ब्लैक क्यों है। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर हम बात कर रहे हैं यूनिटी डाइवर्सिटी की, हम बात कर रहे हैं डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी की, तो मुमकिन है कि उस देश में नस्ल के नाम से भेदभाव ना हो। भाई खुदा ने तो एक ही बनाया। मैंने कल भी एग्जाम्पल दी थी आपको कि अगर मैं आप सब लोगों के ब्लड बॉडी में से अगर एक एक लीटर, फिर से ज्यादा बोल गया, अगर मैं एक एक बूंद आप लोगों को ब्लड लेके मिक्स करूं अपने हाथ में, और मैं आप लोगों से पूछूं कि बताओ इसमें से कौन सा ए पॉजिटिव है, कौन सा बी पॉजिटिव है, तो आप बोलेंगे सर ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव छोड़ो, यही पता करना मुश्किल है कि इसमें मेल कौन सा फीमेल कौन सा है। जब खुदा ने हमें एक रंगा बनाया, हमारे खून का रंग एक रखा, हमारे क्या कहते धर्म एक रखा, तो जाहिर सी बात है हम सब लोग सोच भी एक होनी चाहिए। लेकिन होता क्या हमारे समाज के अंदर कि लोग यहाँ पर धर्म के नाम पर, जात के नाम पर और तो और नस्ल के नाम पर भी लड़ते हैं कि भाई तुम किस बिरादरी के हो, ठीक है ना, तुम्हारा खानदान कहाँ का है, तुमने कहाँ तक पढ़ाई करी है, तुमने ये चीज करी है। अगर कोई व्यक्ति आपसे इस प्रकार से भेदभाव पूछ रहा है, कर रहा है, जात के नाम पर, बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर, मुमकिन है कि वो व्यक्ति ये होगा अनएजुकेटेड। भाषण नहीं बच्चों, वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा, क्योंकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है कि मुझे कब किससे कितनी बात करनी है और मुझे कब किससे क्या पूछना है। समझे बच्चों? आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, ना इंपैक्ट ऑफ सोशल डिवीजन इन ऑन पॉलिटिक्स। हम बात करते हैं अगले पॉइंट की कि जो सोशल डिवीजन है समाज में, जो ना बराबरी है, इसका राजनीति पर क्या असर पड़ता है। तो इसका आंसर मुझसे अच्छे से जानते हैं कि हमारे देश में जब भी इलेक्शन होते हैं, जब भी इलेक्शन कैंपेनिंग होती है, तो अक्सर पॉलिटिकल पार्टियां, जबकि इलेक्शन कमीशन ने मना किया हुआ है, पॉलिटिकल पार्टियां किसी भी जगह पर अगर धरना दे रही हैं या फिर अगर कैंपेनिंग कर रही हैं, भाषण दे रही हैं, तो वहां पर धर्म जात का जिक्र तो होता ही है।
और हम लोग भी इतने समझदार हो गए हैं अपने देश के लोग कि जानते हैं कि चीज गलत हो रही है, लेकिन फिर भी गलती का साथ देते हैं। बात समझ आई? हम लोग खुद जानबूझ के गलती करते हैं कि जब तक किसी नेता ने ऐसा भाषण नहीं दिया हो जिस भाषण में हमारी जाति के बारे में, हमारे धर्म के बारे में, हमारे लैंग्वेज के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में का जिक्र है, तब तो हम उसको वोट देंगे, अदरवाइज हम उसको वोट नहीं देंगे। ठीक है ना? सी now some divisions may lead to conflict and violence resulting in the disintegration of a country. This can be seen from the example of Northern Ireland. जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको नॉर्दर्न आयरलैंड का, क्या था इसके अंदर इतने ग्रुप्स थे। नाउ सी, पहला पॉइंट है इसका, the population of Northern Ireland is divided into Protestants and Catholic, while 53% of the population is Protestant, 44% is Catholic। आप देखिए यहाँ पे नॉर्दर्न आयरलैंड की जो आबादी थी वो सेम उस तरीके से निकल के आ रही है जैसे कि पावर शेयरिंग के अंदर जर्मनी और बेल्जियम और श्रीलंका की। क्या लिख रहा है इसके अंदर? यहाँ पर लिख रहा है दैट आयरलैंड इज डिवाइडेड इनटू प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक। ये जो बटा हुआ है आयरलैंड, ये बटा हुआ है दो पार्ट में, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक। अब गरीब कौन है इसमें? कैथोलिक्स। ठीक है, 53% हमारी जो आबादी आयरलैंड की वो प्रोटेस्टेंट्स की है और 44% आबादी हुआ है कैथोलिक की। मीन्स कि यह आबादी में कम भी है और गरीब भी है, वो आबादी में ज्यादा भी है और ऊपर से अमीर भी है। नेक्स्ट, द नेशनलिस्ट पार्टीज विच रिप्रेजेंटेड कैथोलिक demanded their unification with the Republic of Ireland, while which is inherited mostly by Catholic। अब वहां की जो पार्टी थी वो इस बात को रिप्रेजेंट करती थी कि भाई जो कैथोलिक डिमांडेड कर रहे हैं अपनी यूनिफिकेशन की, ठीक है ना, आयरलैंड को रिपब्लिक बनाने की, वो बड़ी मात्रा में कैथोलिक लोगों के साथ मिलकर चलनी ही चाहिए। अगर मिलकर नहीं चलेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अगर मिलकर चलेंगे तो मुमकिन है कि आगे बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, the Unionists represented the Protestant who wanted to remain with UK. The social differences transformed into a social division. Thousands of people, including the security forces, were killed in conflict between Unionists and Catholics। अब देखिए क्या होता है, जो यूनियन थी इसकी, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो इस बात को रिप्रेजेंट करती थी कि भाई जो प्रोटेस्टेंट्स हैं वही असली यूके चाहते हैं। यूके क्या चीज है बच्चों? यूनाइटेड किंगडम। और आप सब जानते हैं कि यूके के अंदर ही आयरलैंड आता है और यूके के अंदर ही स्कॉटलैंड आता है। ठीक है ना, ये यूके पढ़ना है इसको, यूनाइटेड किंगडम, नॉट दी उत्तराखंड। समझ रहे हैं बच्चों? इसे उत्तराखंड पढ़ लीजिएगा। और मैंने एक सवाल पूछा था आप लोगों से, मैं दोबारा पूछ लेता हूँ, जो बच्चे मेरे को ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग भी सुन लें। एक सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से हम लोग भारत के अंदर नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, ठीक है ना, इन सबको हम 7 सिस्टर्स बोलते हैं, तो भाई कैसे बोलते हैं? यस, भाई बोलेंगे देश के बाकी बचे हुए पार्ट को। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन ऐसे नॉलेज के लिए आप ये याद करके चलिए। बड़ी छोटी सी बात है कि अगर वो 7 बहनें हैं तो बहनों का भाई रिमेनिंग भारत होगा। ठीक है बच्चों, जो काफी बड़ा है। नेक्स्ट, द सोशल डिफरेंसेस and be transformed into social division. Thousands of people, including the security forces, were killed in conflicts between Unionists and Catholics. It was only in 1998 that a peace treaty was signed between the Nationalists and government of UK. अब देखिए क्या होता है इसमें कि 1998 में क्या होता है, क्या हुआ आयरलैंड के अंदर, सॉरी यूके के अंदर, कि यहाँ पर यूनियनिस्ट और कैथोलिक्स के बीच में साइन हुआ। साइन इस बात पर हुआ कि अगर हम सब लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो मुमकिन एक दिन खत्म हो जाएंगे। समझदारी किसमें कि जैसे पावर शेयरिंग देखा हम लोगों ने कि भैया आप भी टेबल पे आके बैठो, हम भी डाउन टेबल पे आके बैठे, ठीक है ना, आपकी जो परेशानी है हमें डिस्कस कीजिए, हमारी जो प्रॉब्लम हम आपसे डिस्कस करेंगे, मुमकिन है कि आप हमें समझिए, हम आपको समझेंगे, तब जाकर मामला सुलझ पाएगा। अदरवाइज अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो मुमकिन है कि हम एक दूसरे को खत्म कर बैठेंगे। नेक्स्ट, द सिचुएशन was different in Yugoslavia. Political conflict along religion and ethnic differences finally lead to the breakup. हम बात करते हैं यूगोस्लाविया की। यह हालत कैसे थे कि यहाँ पर पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट था धर्म और इथनिक डिफरेंसेस के बीच में। ठीक है बच्चों, अब देखो धर्म जो है और जो इथनिक डिफरेंसेस है, इन दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि धर्म इंसान को जीना सिखाता है, समझ रहे हैं। लेकिन जो इथनिक ग्रुप है, इन लोगों ने धर्म को मोड़ तोड़कर गड़बड़ करके अपने हिसाब से ढाल लिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये नस्लवादी बन गए, रंग भेदी, जिसे बोलते हैं कि भाई जिसका रंग काला होगा वो हमारा गुलाम बनेगा, जिसका रंग व्हाइट होगा वो हम लोग बनेंगे। मीन्स कि अगर हम लोग पैदा ही गोरे हुए हैं तो हम पैदाइशी राजा बनेंगे,
अगर कोई बंदा पैदाइशी काला हुआ है तो वो गुलाम बनेगा पैदाइश से लेके मरने तक। तो ये तो कोई जबरदस्ती तो है नहीं कि भाई अगर व्हाइट है तो राजा बनेगा, जिसके अंदर काबिलियत वो राजा बनेगा, जिसके अंदर काबिलियत कम है वो रंक रहेगा। ये सीधा सीधा फंडा है। अगर आप पढ़े लिखे हो तो आपको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और हमने बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी किसी किताब में कि ये क्या जरूरी है कि राजा का बेटा राजा बने? अगर उसके अंदर काबिलियत नहीं है, हुनर नहीं है, अगर वो अपने बाप के बाद इतना अहल नहीं है कि सल्तनत संभाल सके, तो ऐसे बादशाह का होना बराबर है। समझदारी क्या होगी? समझदारी ये होगी कि हमारे देश के अंदर ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बंदा डेमोक्रेटिकली समझदार हो, पढ़ा लिखा हो और जनता की फीलिंग्स जानता हो कि उसे किस तरह से खुश रखना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके पास मौजूद है ऐसा, तो मुमकिन है कि वो व्यक्ति आपके लिए काम कर सकता है, अदरवाइज ऐसे बंदे से ना होना बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट, however, social division may not always lead to a disintegration of the country. People belonging to different communities and cast votes for the people belonging to their own community. Many parties also work for the development of only one community. This, however, does not lead to the disintegration of countries. अब ये देखते हैं बच्चों, डेमोक्रेसी के अंदर ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो मिल बांट कर डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने के लिए डिफरेंशिएशन खत्म करती हैं। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल दी थी आपको, चाइना में कितनी पार्टियां हैं? 1 पार्टी। अमेरिका में कितनी पार्टियां हैं? 2 पार्टी। और भारत में कितनी पार्टियां हैं? अनगिनत पार्टियां हैं, मल्टी पार्टी हैं। ठीक है बच्चों, मैंने कल आपको बताया था कि हमारे भारत में गिनी चुनी सिर्फ 6 या 5 नेशनल पार्टियां हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, बीएसपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी और एनएनपी नेशनल एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी। ठीक है, वेरी सॉरी, एनपीपी नेशनल पीपल्स पार्टी। ये पार्टियां तो हमारे देश में राष्ट्रीय पार्टी हैं। तो कुल मिलाकर 6 पॉलिटिकल पार्टियां हो गई, बाकी पार्टियां स्टेट पार्टी हैं। इसके अलावा अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूं तो पॉलिटिकल पार्टी वाले चैप्टर के अंदर एनसीईआरटी में 750 पॉलिटिकल पार्टी दिखा रखी है, लेकिन हमारे भारत में लगभग 2700 से ऊपर अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टियां हैं। समझ रहे हैं बच्चों? 2700। इसका मतलब ये है कि वो पार्टियां जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो इलेक्शन में कैसे खड़ी हो रही है? पब्लिक उन्हें वोट भी दे रही है, उन्हें 1000, 2000, 4000 वोट मिल जाते हैं। अगर किसी अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को 5000 वोट मिल रहे हैं तो ये किस बात की निशानदेही कर रही है? जी नहीं, ये हमारे देश के उन अनपढ़ वोटर्स की निशानदेही कर रही है जिनको ये पता ही नहीं है कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं। आने वाले वक्त में आप लोग इंशाल्लाह वोट दोगे, जब आप लोग 18 ईयर के हो जाओगे, तो क्या मैं आपसे भी उम्मीद करूं कि आप भी गए आंखें बंद करके लाइन में लगे, पर्ची दी, ठीक है, नहीं खुशी खुशी में ईवीएम का बटन दबाई है कि भाई साउंड बड़ा अच्छा लग रहा है इसका, पी। ये पता ही नहीं है कि किसको आपने वोट दिया, किसको आपने वोट नहीं दिया, है ना, पर्ची किसकी कट के आई, बस सिंपल खुशी में गए कि हाथ में यहाँ लग जाएगा और कैमरे में खड़े हो गए ऐसे दिखाएंगे, देखो देखो मैं वोट डाली है। किसको डाल कर आए? नो आंसर। क्यों डाल कर आए? नो आंसर। आगे क्या होगा पता नहीं, गरीबी दूर होगी पता नहीं। सुबह उठे थे, राशन की दुकान पे गए, लाइन में खड़े हो गए, शाम हो गई, राशन मिला नहीं, खाना खाया घर पे आके फिर चले गए कि राशन मिलेगा, शाम हो गई, फिर घर पे आ गए कि आज नहीं मिला, कल मिलेगा, कल का दिन भी शुरू। अगर पढ़े लिखे हो तो इस समझदारी से काम करोगे कि आपको अपने लिए और अपने देश के लिए किस प्रकार से विकास की तरफ परस्पर होना होगा। समझ रहे बच्चों? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 3 डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, 3 डिटर्मिनेंट्स। अब इसके 3 पॉइंट्स है। नंबर 1, 3 factors play a vital role in deciding the result of the politics of social division. These are as: number 1, if people in a country view their identity as singular and exclusive, it becomes extremely difficult to maintain the unity of the country. On the other hand, if people view their identity as multiple and in national interest, the unity of the country is threatened, is never threatened. देखो बड़ी अच्छी बात कही है इस पॉइंट के अंदर। अगर आपको अपनी कंट्री से मोहब्बत है, अगर आपको अपनी कंट्री से प्यार है, तो मुमकिन है कि कोई भी आपको नहीं डरा सकता। अगर आपको इतनी काबिलियत है कि आप वक्त पर रहते हुए अपने लिए और अपनी कंट्री के लिए काम कर सकते हो, तो मुमकिन है कोई आपको हराने वाला नहीं पैदा हो सकता। यही बात मैं आप लोगों से एमयू के लिए बोल रहा हूं। चाहे हमें कितनी नींद क्यों ना आ रही हो, चाहे हमें कितने लोग वलगड़ा क्यों ना रहे हो, चाहे हमें कितने लोग परेशान क्यों ना कर रहे हो कि भाई आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, आप पढ़ नहीं रहे, या अगर आपको अपने अंदर ये घमंड आ गया कि हम एमयू के इंटरनल है तो हमारा सिलेक्शन आसानी हो जाएगा, तो गलत फहमी के शिकार है।
जब तक आप लोग अपने आप को एजुकेटेड नहीं करो, पढ़ाई लिखाई में इन्वॉल्व नहीं करोगे, नींद से बेदार नहीं होगे। बोलते ना फितर में कि नमाज नींद से बेहतर है, सुनते हैं ना हम लोग फजर की नमाज में। ये बात से फजर की नमाज में होती कही जाती है, बाकी अजानों में नहीं कही जाती, नमाजों में नहीं कही जाती। वो इसलिए कि उस समय हम सो रहे होते हैं, और अगर पढ़ते में कोई सो गया या पढ़ते पढ़ते सो गया तो मुमकिन है कि उसके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, वो टाइम खराब कर रहा है। बेहतर ये है कि सो जाओ, कम से कम नींद तो पूरी होगी। ना आप सो पा रहे हो ना पढ़ पा रहे हो, तो ऐसे पढ़ने का फायदा है। अगर सिलेक्शन लेना है तो मुमकिन है कि आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा और ये समझाना पड़ेगा अपने आप को कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो मेरे साथी जो मेरे पास बैठे हुए वो मुझसे आगे निकल जाएंगे, और बाकी तो तैयारी कर रहे हैं चने खाकर, चावल खाकर, गुड़ खाकर, समझ रहे हैं, और पानी पी कर वो मुझसे आगे निकल जाएंगे। तो समझदारी इसी में ही है कि पहले आप अपने आप को एजुकेशन में लगाइए, रोजाना अपने तज्जिया करके सोया करिए कि आज मैंने क्या खोया और आज मैंने क्या पाया, आज मुझे क्या मिला, आज मुझे क्या नहीं मिला। तो मुमकिन है कि जिस प्रकार से मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूं कि किसी भी कंट्री के अंदर अगर आम पब्लिक अपने नेशनल इंटरेस्ट को लेकर चल रही है और ये सोच के चल रही है कि अगर हम पढ़ लिख जाएंगे तो हमारी कंट्री का विकास होगा, तो कंट्री का विकास आपके पढ़ने से ही होगा। और रियलिटी बताऊंगा आपको, जो असली डेवलपमेंट खुद से शुरू होता है। विकास या तरक्की कहीं ना कहीं खुद से शुरू होती है। अगर हम लोग अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अगर हम लोग अपने आप को अपने लिए कोशिश नहीं करेंगे, तो मुमकिन है कि हम रोते रहेंगे कि यहाँ ये काम नहीं हो रहा है, यहाँ ये काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तरक्की नहीं हो रही है। तो तरक्की कहीं ना कहीं आपसे शुरू होती है। पहली कोशिश हमें करनी होगी। अगर हम लोग अपने लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं तो दोष देना बेकार है कि इसने हमारे लिए ये नहीं किया, इसने हमारे लिए ये नहीं किया। आपको अपने लिए खुद काम करना होगा। बात समझ में आ रही है? अगला पॉइंट पढ़ते हैं। It also depends on how the political leaders of the country represent the demand of any community. If the demand of any community do not threaten the provision of the constitution and are not at the cost of any other community, the diversity of the country is maintained. In Yugoslavia, the leader represented the demand of the communities in a way that it finally led to the disintegration of the country. देखो क्या लिख रहा है इसमें? It also depended on the political leaders of the country represent the demand of any community. बड़ी अच्छी बात है इसमें कि डिपेंड करता है उस देश के पॉलिटिकल लीडर पर। अगर देश का पॉलिटिकल लीडर अच्छा है, बात समझ में आपको आ रही है? मैं समझा पा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। हमारे देश का अगर लीडर अच्छा है तो मुमकिन है कि देश का विकास अच्छे से होगा। अगर लीडर ही अच्छा नहीं है तो मुमकिन सी बात है आप बैठे रहिए, कुछ नहीं हो सकता। तो समझदारी किस पर आती है? समझदारी आती है आम जनता पर, उन वोटर्स पर जो लीडर्स को लीडर बनने के लिए वोट देते हैं। जैसे आप लोग होगे वैसे ही आपका लीडर होगा। अगर आप पढ़े लिखे हो तो गालिबन लीडर पढ़ा लिखा आएगा। अगर हम अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो लीडर भी वैसे ही आएगा। और हम सब जानते हैं कि अधूरा ज्ञान मुश्किल है जान। पढ़ाई कंप्लीट करिए ताकि आपको ये अंदाजा हो कि जब मैं किसी को वोट डालने के लिए जाऊं तो मुझे मालूम हो कि जिस व्यक्ति को मैं वोट डाल रहा हूं क्या ये व्यक्ति मेरे देश के लिए विकास कर सकता है या नहीं कर सकता। आपने किसी अरे गरे नत्थु करे को वोट दे दिया जिसको पॉलिटिक्स का पी नहीं आता, कॉन्स्टिट्यूशन का सी नहीं आता, जिसको इंडिया का आई नहीं आता, क्या देश का विकास करेगा? तो गलती तो आप नहीं करी। आप ये रोते रहेंगे कि नेताजी आते नहीं है, सड़कें नहीं बनवाते, ये काम नहीं करवाते, तो रोने की जरूरत नहीं है। गलती आपकी है। तो डिपेंड किस पर करेगा? ये डिपेंड करेगा पॉलिटिकल लीडर पर, और पॉलिटिकल लीडर डिपेंड करेगा आम जनता के वोट्स पर। तो आम जनता को चाहिए कि वो ऐसे व्यक्ति को वोट दे जो व्यक्ति देश के विकास के लिए हमेशा तत्पर हो, हमेशा काम के लिए तैयार बैठा हो, कभी भी चीजों को टालटूली ना करे। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट, द कंट्री रिप्रेजेंट एनी कम्युनिटी इज द डिमांड ऑफ एनी कम्युनिटी डू नॉट थ्रेटन्स the provision of the constitution and are not at the cost of any other community. The diversity of the country is maintained. अब देखिए यहां लिख रहा है मेंटेन। अगर लीडर अच्छा है तो उस देश की डायवर्सिटी मेंटेन होगी। मेंटेन कैसे होगी भाई? सीधी सीधी बात है, अगर मान लीजिए मैं इस देश का लीडर बन गया, किसी बड़ी पोस्ट पर आ गया, ठीक है ना, और मैं आया आम जनता के द्वारा अपॉइंट इलेक्ट होकर, ठीक है ना। अब मेरा कर्तव्य यह बनता है कि मुझे एक पढ़े लिखे व्यक्ति ने, वोटर्स ने चुना है, जनता ने चुना है, तो पढ़ा लिखा ही होगा गालिबन। अब मेरा फर्ज यह बनता है कि मैं अपने देश की जातियों, अपने देश की बिरादरियों, धर्म, लैंग्वेज, ग्रीड, कलर, कास्ट और सेक्स, इन सबको मिलाकर एक यूनिटी बनाऊं। मैं इन सब में डाइवर्सिटी पैदा करूं ताकि मेरा देश एक अखंड भारत के तौर पर उभर कर सामने आए और ये एक्सप्लेनेशन दुनिया के सामने जाए कि देखिए भारत देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसकी जनता
और जिसका लीडर दुनिया के ऐसे अजीम शान लीडर्स में शामिल हैं जिनकी बात सुननी जाती है। जब वो बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। इन यूगोस्लाविया लीडर्स represented the diversity of the country is maintained. In Yugoslavia, the leaders represented the demand of their community in a way that is finally lead to the disintegration of the country. यूगोस्लाविया में क्या था कि जो वहां के लीडर थे उन लोगों ने सही से काम नहीं किया, जिसके बिहार पर उनकी कंट्री में डिसइंटीग्रेशन हो गया। ठीक है ना, लड़ाइयां ज्यादा हो गई क्योंकि वहां के लीडर्स ने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया था। Another important factor depends on how the government respond to the demands of various pressure groups. If the political leaders agree to the freedom of the community and give them rights and powers, then the unity and the diversity of the country can be maintained. For example, Belgium. देखिए एग्जाम के सामने आ गया। ये बड़ी अच्छी बात कही गई है इसमें कि बेल्जियम की कहानी हम लोगों ने पढ़ी थी। क्या कहानी थी इसके अंदर? इसमें कहानी थी दैट डच, फ्रेंच एंड जर्मन। डच कितने परसेंट थे? फ्रेंच कितने परसेंट थे? डच थे 59%, ये कितने थे? 40%, और ये थे 1%। अब लड़ाई का मुद्दा क्या था कि जो बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स है, ब्रसल है, इसके अंदर जो फ्रेंच है वो 80% थे और जो डच थे वो 20% थे। अब चूंकि राजधानी के अंदर फ्रेंच ज्यादा हो रहे हैं तो ये फ्रेंच बोला करते थे बाकी देश के लोगों से कि जिस देश की राजधानी की आबादी इतनी है और उसमें हम लोग की आबादी ज्यादा है तो हम लोग इस देश को चलाएंगे। डच बोला करते थे कि सर जी आपकी आबादी राजधानी में तो ज्यादा है, देश में थोड़ी है, देश में आबादी हमारी ज्यादा है। अब चूंकि फ्रेंच पैसे वाले भी थे, पढ़े लिखे भी थे, और जो डच थे ये पैसे वाले नहीं थे। ठीक है ना, अब वही बात आ गई कि जो पैसे वाला होगा वो हमेशा गरीब को दबा लेता है, लेकिन अगर गरीब पढ़ा लिखा है, भले ही पैसे कम हो उसके पास या पैसे ना हो, तब भी वो किसी से दबता नहीं है अगर वो ढंग का पढ़ा लिखा है। अदरवाइज होता क्या है हमारे यहाँ पर कि हम लोग पढ़ लिख जाते हैं, डिग्री इकट्ठी कर लेते रद्दी की तरह, अगर पढ़ाने पे आओ पूछने पे आओ तो नॉलेज कुछ नहीं मिलती। डर इतना है हम लोगों के अंदर कि अगर किसी से कुछ बात कहने के लिए आए तो मुंह से आवाज नहीं निकलती। वो इसलिए है कि रट्टाफिकेशन की पढ़ाई करना, समझ की पढ़ाई करना, इन दोनों में अंतर है। जो रट्टाफिकेशन करके आते हैं उन्होंने रट्टाफिकेशन करा, सब जमा कर लिया, एग्जाम में जाके उगड़ गए। लेकिन जो समझ के पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं, गहराई से पढ़ते हैं, अपने बेस क्लियर करके चलते हैं, उनकी पढ़ाई हमेशा काम आती है। तो यहां क्या लिख रहा है इसमें ये लिखा हुआ है कि यूगोस्लाविया के अंदर बड़ी मात्रा में क्या हुआ? डिपेंड ऑन हाउ द गवर्नमेंट यूगोस्लाविया लीडर रिप्रेजेंट डिमांड ऑफ कमिटी फाइनली डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री। अब जब वहां के लीडर ने देखा कि भाई पब्लिक समझदार नहीं है तो वहां पर क्या होगा? डिसइंटीग्रेट हो गया। क्या हो गया? डिसइंटीग्रेट। और मैंने पहले एग्जाम्पल दी है, अगर आप अपने आप को जगाओगे नहीं, अगर आप अपने आप को एजुकेट नहीं करोगे तो मुमकिन है कि समाज आपको पीछे छोड़कर चला जाएगा। मालूम चलेगा कि जो आपके दूसरे नेता थे, दूसरे कंट्री के लोग थे, उनका सिलेक्शन हो गया और आपका नहीं हो पाया। नेक्स्ट पॉइंट, another important factor depend on how the government respond to the demand of various pressure group. If the political leaders agree to the demands of the community and give them right and powers, that the unity and the diversity of the country can be maintained. For example, Belgium. Next point पढ़ता हूँ. Therefore, we see each social division does not threaten the unity of the country. The struggle against injustice may become violent sometimes, but dealing with such issues democratically goes a long way in maintaining the integrity of the country. देखो बच्चों, किसी भी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है कि आपको एक लंबा रास्ता तय करना होगा। क्या करना होगा? एक लंबा रास्ता। अगर आप लंबा रास्ता तय नहीं करोगे तो मुमकिन है कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम लोग समझते हैं ना, शॉर्टकट ले लें चले जाएंगे, पढ़ रखा है हम लोगों ने, झपकी ले लें थोड़ी सी तो हम लोग निकल जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होगा। फिर सिलेक्शन और आगे तरक्की उसी की होगी जिसने अपने आप को मजबूत रखा और जिसने अपने आप को समझ के चला कि अगर मैं वक्त पर नहीं जागा, मैंने वक्त पर काम नहीं किया तो मुमकिन है कि मेरा देश तो डूबेगा, मैं भी डूब जाऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट जी, ये हमारा इसका चार्ट मैप है। ठीक है बच्चों, ये बुक में भी दे रखा आपकी, आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। चैप्टर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है और कुछ पीवाईक्यूज दे रखे हैं मैंने इसके अंदर।
ठीक है बच्चों, मैं इसमें डिस्कस करता हूँ आप लोग बता PYQs। जैसे इसमें लिख रहा है सोशल डिफरेंसेस अराइज ड्यू इन डिफरेंसेस इन, सोशल डिफरेंसेस अराइज ड्यू टू डिफरेंसेस इन। अब बताइए मेरे को आंसर क्या होगा, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट पॉइंट है विच ऑफ दिस थ्री एलिमेंट्स शो द बेसिक यूनिटी इन इंडिया। नंबर 1 कल्चरल यूनिटी, डिस्क्रिमिनेशन, यूनिटी इन लैंग्वेज, रिलीजियस इक्वालिटी। सवाल पूछ रहा है कि तीन कौन कौन से ऐसे हैं जिसके बिहाफ पर बेसिक यूनिटी इन इंडिया। ऑप्शन ए, नंबर 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोसाइटी इज fairly homogeneous. For example, there are no significant ethnic differences in. हमें देखते हैं तो जो सोसाइटी है हमारी वो होमोजेनियस होगी, किस बिहाफ पर होगी, नो सिग्निफिकेंस, जर्मनी, बेल्जियम, श्रीलंका या चाइना। हाँ, सोसाइटी इज फेयरली होमोजेनियस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट इथनिक डिफरेंसेस इन, यहाँ पर कोई इथनिक डिफरेंसेस नहीं है, तो आंसर है चाइना। लास्ट क्वेश्चन, टू शो his support to the protesting American athletes during the award ceremony Mexico Olympic, Peter Norman wore no socks, wore human rights badge, wore a black scarf, wore a string of beads. Answer is B. अपने हाथ पे उसने नेशनल मेरिट कमीशन का बैच लगा रखा था, इसी पे आप पर उन दोनों को सस्पेंड किया गया ओलंपिक गेम से, साथ साथ इसको भी हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया गया। A society that has similar kinds of people, especially where there are no significant ethnic differences, is called a, क्या बोलेंगे इसे, सेक्युलर सोसाइटी, कम्युनल सोसाइटी, होमोजेनियस सोसाइटी, या फिर इसको बोलेंगे हम लोग सोशली डिवाइडेड। क्या आंसर आएगा इसका? सवाल तो समझिए पहले, मैंने आपको बोला था ना किसी भी क्वेश्चन का आंसर, या फिर मैं ये बोलूं कि किसी भी क्वेश्चन का आधा आंसर तो क्वेश्चन में होता है, बशर्ते कि आप क्वेश्चन को समझ के पढ़ लीजिए। क्या लिख रहा है, ए सोसाइटी दैट हैज सिमिलर काइंड्स ऑफ पीपल स्पेशली वेयर देयर आर नो सिग्निफिकेंट इतने डिफरेंसेस इज कॉल्ड ए सेक्युलर सोसाइटी, कम्युनल सोसाइटी, होमोजेनियस सोसाइटी, सो ये सोशली डिवाइडेड। तो आंसर क्या है, सेक्युलर सोसाइटी। ठीक है बेटा, आज की क्लास में ऑफ करता हूं, हम लोग इंशाल्लाह अगली क्लास में इस चैप्टर क्लास 10 का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। उसके लिए जब तक के लिए आप रिवाइज करके आइएगा, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।